मैं डॉक्टर शिखा अग्रवाल, सह आचार्य, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़। हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास में परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण को पढ़ा था। आज की क्लास में हम व्यवहारवादी उपागम को पढ़ेंगे, जो आधुनिक दृष्टिकोण से या राजनीति विज्ञान का जो आधुनिक अध्ययन है उससे आगे की स्टेज है। इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे आधुनिक दृष्टिकोण में जिस मानव के व्यवहार को काम में लिया जा रहा था उसको वैज्ञानिक तरीके से राजनीतिक अध्ययन में किस तरह से काम में लिया जा सकता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो परंपरागत राजनीति विज्ञान था उसके विरोध में एक क्रांति हुई, और ये जो क्रांति थी ये समाज विज्ञान के सभी विषय इससे प्रभावित हुए। इसे ही एक तरह से व्यवहारवाद का नाम दिया गया। आधुनिक राजनीति विज्ञान से जुड़ा ये वैज्ञानिक अध्ययन है, और इसमें अनेक उपागम आते हैं, जैसे संचार सिद्धांत आता है, प्रकार्य सिद्धांत आता है। एक बौद्धिक प्रवृत्ति है ये, जिसमें निश्चित शैक्षणिक तौर पर शोध की जाए और उस शोध को जो हमारा विषय है उससे जोड़ा जाए, समाज से जोड़ा जाए। इसमें मानव आचरण के संबंध में वैज्ञानिक सिद्धांत और सत्यापन योग्य प्रक्रिया पर बल दिया गया। राजनीति विज्ञान का जो अर्थ है इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। इसका प्रयोग अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिकों ने सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध के बाद किया था, और जो सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया वो एक पत्रकार थे, फ्रेंच पत्रकार फ्रैंक केंट। उन्होंने 1928 में उनकी एक पुस्तक आई थी, किताब आई थी, पॉलिटिकल बिहेवियर, द हियरटोफॉर अनरिटन लॉज, कस्टम्स एंड प्रिसेप्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स एंड प्रैक्टिस्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स। ये जो किताब थी इसमें पहली बार इन्होंने राजनीतिक व्यवहार का ये जो शब्द है इसका प्रयोग किया था। इसके बाद में इसे और आगे बढ़ाने का जो श्रेय है ये एक स्वीडन के राजनीतिक वैज्ञानिक हैं, हर्बर्ट टिंगस्टन, उनको जाता है। उन्होंने 1937 में इसका प्रयोग अपनी पुस्तक में किया, और उनकी किताब का नाम था पॉलिटिकल बिहेवियर, स्टडीज़ इन इलेक्शन स्टैटिस्टिक्स। तो इस तरह से एक वैज्ञानिक तरीके से किया गया अध्ययन सामने आता है प्रथम विश्व युद्ध के बाद में। रॉबर्ट डाहल व्यवहारवाद के एक बड़े विद्वान हैं, राजनीतिक वैज्ञानिक हैं। उन्होंने व्यवहारवाद को 6 रूपों में प्रकट किया। उन्होंने कहा कि इन 6 रूपों में हम इसका अर्थ समझ सकते हैं। सबसे पहली बात आई जो उन्होंने कही वो है ये राजनीति विज्ञान के अंतर्गत एक विरोध आंदोलन है। एक ऐसा विरोध आंदोलन जो परंपरागत राजनीति विज्ञान से असंतुष्ट है, जिसमें ऐतिहासिक, दार्शनिक, विवरणात्मक, संस्थात्मक अध्ययन था, उसके विरोध में है, यानी ये यथार्थवादी अध्ययन करेगा। दूसरी जो धारणा रॉबर्ट डाहल ने इसके बारे में दी, जो इसका अर्थ स्पष्ट करती है, वो ये है कि नई पद्धतियों और उपागमों का विकास किया जा सकता है, और उसकी सहायता से राजनीति विज्ञान में आनुभविक प्रस्थापनाओं और व्यवस्थित सिद्धांत का विकास कुछ हद तक संभव है। तो दूसरी बात ये उन्होंने इसमें दी। तीसरी बात आती है ये एक ऐसा आंदोलन है जिसका उद्देश्य राजनीतिक अध्ययन को आधुनिक मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में विकसित सिद्धांतों, पद्धतियों, खोज और दृष्टिकोण के करीब लाना है। यानी हम केवल राजनीति विज्ञान का जो अर्थ है, जो अध्ययन है, वो केवल संविधान में ना खोजें, बल्कि उसके साथ साथ हम समाज में क्या चल रहा है, सामाजिक स्तर पर समाजशास्त्र क्या कह रहा है, अर्थशास्त्र क्या कहता है, आर्थिक क्रियाएं क्या कहती है, उनके संदर्भ में हम पद्धतियों के माध्यम से राजनीति विज्ञान का अध्ययन करें। चौथा अर्थ उन्होंने दिया कि राजनीति विज्ञान के आनुभविक तत्वों को अधिक वैज्ञानिकता प्रदान किया जाए, ये प्रयास होना चाहिए, और उसके माध्यम से ज़्यादा व्यवहार को अध्ययन का केंद्र बिंदु बनाया जाए। पांचवा अर्थ उन्होंने दिया इसका
कि इसका उद्देश्य है प्रशासन संबंधी सभी घटनाओं को मनुष्य के एक ऐसे व्यवहार के रूप में प्रस्तुत किया जाए जिसका प्रेक्षण कर लिया गया हो या जिसका प्रेक्षण किया जा सकता है। यानी हम मानव के व्यवहार को इस रूप में प्रस्तुत करें, उससे संबंधित जो प्रशासन संबंधी जितनी भी घटनाएं हैं उनको इस तरह से प्रस्तुत करें जिस पर हम शोध कर सकें, जिस पर हम सर्वेक्षण कर सकें, जिस पर हम कार्य कर सकें। और छठी बात जो इन्होंने कही व्यवहारवाद के संदर्भ में वो है व्यवहारवाद विषय के आनुभविक तत्वों को अधिक वैज्ञानिक बनाने का प्रयास, जिसका उद्देश्य है राजनीतिक जीवन के आनुभविक पक्ष को ऐसी प्रणालियों, सिद्धांतों और कसौटियों के द्वारा जो आधुनिक आनुभविक विज्ञान के अधिनियमों, अभिसमयों और अभिग्रहों को पूरा करती हों, उन्हें स्पष्ट करना है आनुभविक पक्ष के द्वारा। तो ये इन्होंने दिया कि एक तरह से हम ये माने कि ये जो परंपरागत अध्ययन चल रहा था उसकी जो विधियाँ थी उसके विरोध में एक आंदोलन है, नए उपागम है, नई पद्धति है, इसमें आनुभविक प्रस्थापनाएं हैं, नए तरीके से खोज है जो अंतः अनुशासनात्मक होगी, जिसमें विभिन्न विषयों के संदर्भ में हम अध्ययन करेंगे। अधिक वैज्ञानिकता इसमें लानी है, मानव के व्यवहार से प्रशासन को जोड़ना है कि प्रशासनिक जो घटनाएं हैं, प्रशासनिक जो कार्य है वो कैसे होता है, अधिक से अधिक वैज्ञानिक बनाने के प्रयास करने हैं, जो कानून है, अधिनियम है, उनको हम समझें। तो ये इन्होंने स्पष्ट करते हुए व्यवहारवाद को बताया। डेविड ट्रूमैन ने व्यवहारवाद को किस तरह से बताया है इसको देखेंगे। इनका कहना है व्यवहारवादी उपागम से अभिप्राय है कि अनुसंधान व्यवस्थित हो और उसका प्रमुख आग्रह आनुभविक प्रणालियों के प्रयोग पर होना चाहिए। डेविड ट्रूमैन भी यही बात कहते हैं कि अनुसंधान जो है वो क्रमबद्ध होना चाहिए, शोध हम जो करेंगे वो क्रमबद्ध हो, बिखरी हुई नहीं होनी चाहिए, और इसके साथ साथ उसमें हम आनुभविक प्रणाली यानी यथार्थवादी प्रणालियों का प्रयोग करेंगे। अब आते हैं किर्कपैट्रिक क्या कहते हैं इसके बारे में। वो व्यवहारवाद को 4 तत्वों के रूप में प्रकट करते हैं। बात वही है लेकिन सब अपने अपने शब्दों में इसको बता रहे हैं। किर्कपैट्रिक क्या कहते हैं, देखिए पहली बात वो कहते हैं विश्लेषण की इकाई के रूप में संस्थाओं की अपेक्षा व्यक्ति और समूह के आचरण का अध्ययन हो। यानी अभी तक तो संस्थाओं का होता था, जब हम परंपरागत अध्ययन पढ़ते थे, जैसा हमने पढ़ा था अपनी पिछली क्लासेस में, संस्थाओं का अध्ययन किया जा रहा है, लेकिन अब हम विश्लेषण में व्यक्ति और समूह के आचरण का अध्ययन करें। पहली बात तो ये इन्होंने व्यवहारवाद में दी। दूसरी बात व्यवहारवाद क्या है, उन्होंने कहा सामाजिक एकता पर, सामाजिक विज्ञानों की एकता पर बल और अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन। यानी जितने भी समाज विज्ञान है उनमें एकता है, क्योंकि व्यक्ति खंड खंड नहीं है, व्यक्ति में भी एकता है, उसका सामाजिक पक्ष भी है, उसका आर्थिक पक्ष की भी है, उसका नैतिक पक्ष भी है, उसका राजनीतिक पक्ष भी है, वो जिस भूगोल में यानी जिस भौगोलिक स्थिति में रहता है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से उन सारी चीज़ों में एकता है, तो उन विषयों में भी एकता है, इसलिए अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन किया जाना चाहिए। हम अन्य विषयों से अलग नहीं हो सकते राजनीति विज्ञान में अध्ययन करते समय। तीसरी बात कहते हैं तथ्यों के पर्यवेक्षण हेतु सांख्यिकीय तथा परिमाणात्मक तकनीकों पर बल। जब हम अध्ययन करेंगे तो उसमें तथ्य इकट्ठे किए जाएंगे, तथ्यों को पर्यवेक्षण के माध्यम से सांख्यिकीय पद्धतियाँ होंगी, परिमाणात्मक तकनीकें होंगी, उनके माध्यम से हम तथ्यों पर काम करेंगे। और चौथी बात इसमें कही गई कि राजनीति विज्ञान को एक व्यवस्थित आनुभविक सिद्धांत के रूप में परिभाषित किया जाए। तो किर्कपैट्रिक ने ये 4 बातें व्यवहारवाद के रूप में हमको बताई है। सिबले ने भी यही बात कही है कि वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जाए। डेविड ईस्टन जो इसके सबसे बड़े प्रतिपादक माने जाते हैं, उन्होंने कहा कि व्यवहारवादी शोध वास्तविक व्यक्ति पर अपना सारा ध्यान केंद्रित करती है। यानी व्यक्ति का अध्ययन हो, व्यक्ति एक इकाई है, उसका ऐसा व्यवहार है जिसका पर्यवेक्षण, मापन और सत्यापन किया जा सकता है, ऐसा ईस्टन ने बताया। और व्यवहारवाद राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन से राजनीति की संरचनाओं, प्रक्रियाओं आदि के बारे में वैज्ञानिक व्याख्याएं विकसित करना चाहता है। प्रोफेसर एल्फ्रेड डी गॉर्जिया जो शिकागो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं थे, उन्होंने कहा व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान अपने आप में एक विषय, एक अंतःशास्त्रीय विज्ञान, परिमाणीकरण, नई प्रविधियों का आविष्कार का विशेष प्रयत्न,
व्यवहारवादी मनोविज्ञान आदर्शवादिता के विपरीत यथार्थवादिता, निगमन पद्धति के विपरीत अनुभववाद या चुनाव व्यवहार आदि सब कुछ है। यानी प्रोफेसर एल्फ्रेड डी गॉर्जिया का ये मानना था कि राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र बहुत विस्तृत हो गया और अब इसमें अंतःशास्त्रीय अध्ययन, वैज्ञानिक तकनीकें, विभिन्न विषयों के साथ हम अध्ययन करेंगे। इसमें यथार्थवादी अध्ययन होगा, इसमें अनुभववाद होगा और यहाँ तक कि हम मानव का, व्यक्ति का चुनाव संबंधी व्यवहार, जैसा गॉस्नेल ने सबसे पहले किया था चुनाव व्यवहार, मतदान व्यवहार का अध्ययन, तो चुनाव व्यवहार, इसमें सब चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे। तो कुल मिलाकर के व्यवहारवाद एक ऐसा उपागम है जिसका उद्देश्य राजनीतिक जीवन के आनुभाविक पक्ष की ऐसी प्रणालियों, सिद्धांतों और कसौटियों के द्वारा जो आधुनिक आनुभाविक विज्ञान के अधिनियमों, अभिसमयों और अभिग्रहों को पूरा करती हों स्पष्ट करना है। यह विषय के आनुभाविक तत्वों को वैज्ञानिक बनाने का, जिस अर्थ में उसकी गणना हम आनुभाविक विज्ञानों में करते हैं, एक प्रयत्न मात्र है। तो प्राकृतिक विज्ञानों और समाज विज्ञानों के बीच एक तरह से ये एक गुणात्मक निरंतरता बनाए रखने वाला विषय है। अब आते हैं व्यवहारवाद के उदय की क्या कारण रहे, किस तरह से इसका उदय हुआ और क्या इसका कारण रहा। परंपरागत अध्ययन पद्धति जो है, ग्राहम वालास की पुस्तक ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स और आर्थर बेंटली की पुस्तक द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट 1908 में प्रकाशित होती है। उस समय दोनों पुस्तकों का जो प्रकाशन था, ये एक तरह से सारी अध्ययन पद्धति जो थी उसको एकदम से परिवर्तित कर देने वाला था और अनौपचारिक प्रक्रियाओं पर बल देने लगा। राजनीतिक संस्थाओं का महत्व इन पुस्तकों के प्रकाशन के साथ कम होने लगा। तो इस तरह से द्वितीय विश्व युद्ध के समय की जो परिस्थितियां थीं, उसके बाद में अनुभववाद के आधार पर व्यवहारवाद का विकास हुआ। चार्ल्स मैरियम ने व्यवहारवाद की अगुवाई की। मैरियम की पुस्तक न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स 1925 में आई, अनुभववादियों की प्रेरणा का ये स्रोत बनी। इसके अलावा गॉस्नेल, राइस, कैटलिन, अल्बर्ट, गीज, वाइट, थर्स्टन की कृतियाँ बहुत महत्वपूर्ण रही। इन लोगों ने विभिन्न तरीक़ों से, यहाँ तक कि गेटिंग आउट ऑफ द वोट, गॉस्नेल ने शीर्षक से एक लेख प्रकाशित कराया। आम चुनावों में किस प्रकार से मतदाता और विशिष्ट प्रेरकों के प्रभाव को नियंत्रक वर्ग और प्रायोगिक वर्ग के उपयोग द्वारा मापने का प्रयत्न किया इन्होंने, और ये बताया कि किया जा सकता है मतदान व्यवहार का अध्ययन। तो इस तरह से काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ें, जिसमें खास करके शिकागो विश्वविद्यालय की 3 प्रमुख विचारक थे, टी.वी. स्मिथ, चार्ल्स मैरियम और हेराल्ड रासवेल, उन्होंने आधुनिक राजनीति विज्ञान को स्थापित किया। ये तीनों बहुत प्रमुख विचारक इसके माने जाते हैं। चार्ल्स मैरियम सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल के पहले चेयरमैन थे और उन्होंने सिद्धांत निर्माण पर शोध कार्य के माध्यम से बहुत जोर दिया। शिकागो संप्रदाय के नाम से ये सभी विद्वान जाने जाते थे। तो इस तरह से काफ़ी हद तक हम देखते हैं कि व्यवहारवाद का उदय जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान होना शुरू हुआ और उसके बाद ये तेज़ी से हुआ। व्यवहारवाद के उदय के जो कारण हैं, प्रमुख कारण हैं, उसमें पहला है परंपरागत अध्ययन पद्धतियों के प्रति असंतोष। जो परंपरागत अध्ययन पद्धतियाँ थीं, उनसे वास्तविकताओं का पता नहीं चल रहा था। समान दिखने वाले संविधानों की राजनीतिक व्यवस्थाएं बहुत अलग अलग नज़र आ रही थी और इसके आधार पर ये अध्ययन, जैसा कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद में शुरू होता है, कि हमें एक नए तरीके से राजनीति विज्ञान को देखना होगा, अनुभववादी दृष्टिकोण के माध्यम से बेजहॉट ने दिया या लासवेल ने जिस तरह से अध्ययन किया, तो उसके आधार पर एक नई तकनीक यहाँ पर शुरू होती है। दूसरी बात जो परंपरागत अध्ययन पद्धति में आती है वो है सैद्धांतिक पक्ष की बहुत ज़्यादा कमी। तीसरी बात आती है कि 2 जो महायुद्ध थे, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, इसके बीच में बहुत सारी नई शासन पद्धतियाँ प्रचलित हुई, जिसमें फांसीवाद आया, नाजीवाद आया, प्रजातिवाद आया, एकाधिकारवादी प्रवृत्तियाँ आई और जो उस समय की समस्याएं थीं उनका निदान संभव नहीं हो पा रहा था। तो ऐसे में देखा गया कि राजनीतिक क्रिया और प्रक्रिया के माध्यम से उसको समझा जाए।
चौथी बात इसमें आती है कि वर्णनात्मक शैली थी, दार्शनिक, संस्थागत, औपचारिक, कानूनी, लेकिन वो वास्तविक प्रणाली को स्पष्ट नहीं कर पा रही थी। और पांचवी थी कि अभी तक कभी भी प्राकृतिक विज्ञानों और समाज विज्ञानों में विकसित प्रक्रियाओं को काम में अध्ययन में नहीं लिया गया था। तो अंतर विषयक अध्ययन शुरू करना भी इसका एक कारण था। और छठा कारण इसमें था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद काफ़ी परिवर्तन आया, और ये परिवर्तन एशिया और अफ्रीका में आया, क्योंकि अभी तक जो राजनीति का केंद्र था वो यूरोप और अमेरिका था, लेकिन अब राजनीति का केंद्र बदलने लगा, एशिया और अफ्रीका के अधिकांश देश स्वतंत्र होने लगे। तो ये एक परिवर्तन आया और इसलिए अब नई विधा की आवश्यकता महसूस हुई, क्योंकि सांस्कृतिक परिवर्तन आ रहा था, नए राष्ट्रों में धर्म भी बहुत महत्वपूर्ण था। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण मानी गई। अब आते हैं अन्य सामाजिक विज्ञानों से प्रेरणा मिली। तो दूसरा कारण इसके उदय का माना जाता है कि अंतःशास्त्रीय अध्ययन शुरू हुआ। राजनीतिक अध्ययन को आधुनिक मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र में विकसित सिद्धांत, उसकी जो पद्धतियाँ थीं, उसमें जो खोज हुई, शोध हुई, और उसके दृष्टिकोण से के निकट में लाना जरूरी हो गया, ताकि एक नया अध्ययन शुरू किया जा सके। तीसरा कारण जो है इसके उदय का, वो है द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव। युद्ध की जो घटनाएं थी, उन्होंने राजनीतिक जीवन की जटिलताओं को पूरी तरह समझने के लिए संस्थाओं और उनकी संरचनाओं के अध्ययन की सीमा से आगे बढ़कर उनकी संस्थाओं और उसमें कार्य करने वाले व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन करना होगा, ऐसा एक विचार सभी के पास आने लगा था, और इसलिए भी एक नए अध्ययन की आवश्यकता महसूस हुई। और चौथी बात है नवीन अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में राजनीति विज्ञान में ये विचार बहुत तेज़ी से फैला कि नवीन अध्ययन पद्धतियों को स्थान मिलना चाहिए, जिसमें तथ्यों पर जोर दिया जाए, परीक्षण किया जाए, उपकरण हो, सर्वेक्षण हो, सांख्यिकीय विश्लेषण हो, गणितीय प्रारूप हो, और उसके माध्यम से एक वस्तुनिष्ठ अध्ययन किया जाना आवश्यक है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें सामने आती है। तो इस तरह से व्यवहारवादी आंदोलन जो है ये शुरू होता है, और इसका अर्थ और इसका विकास कैसे हुआ ये हम लोगों ने देखा। अगली क्लास में हम लोग इसकी मूल मान्यताएं और ईस्टर्न का जो मॉडल है उसको हम लोग देखेंगे।